नमस्ते एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रिसर्च मेथडोलॉजी को कवर किया। उस वीडियो की लिंक और संस्कृत पर बने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करेंगे और अंत में AIPGT पर कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स यह एक न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए मैथमेटिकल तकनीकों का संग्रह है। इसके फायदे क्या हैं? यह फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, मास ऑफ फिगर्स को सिंप्लीफाई करता है, कंपैरिजन करने में मदद करता है और भी ऐसे कई सारे फायदे हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स बायोलॉजिकल डाटा का कलेक्शन, टेबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन करना बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मेडिकल स्टैटिस्टिकल मेथड जो मेडिकल फील्ड में यूज़ करने पर स्टैटिस्टिकल मेथड जो हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं उसको हम मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फिर आता है डाटा। डाटा एम्पिरिकल रिसर्च करके जो एविडेंस या इंफॉर्मेशन मिलते हैं उन्हें डाटा कहते हैं। डाटा यह एक फैक्ट है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसकी कई तरह से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके फिर टाइप्स हैं क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं, जो होल नंबर जैसे 10, 100, 900 ऐसे होल नंबर प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा उसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं, जो होल नंबर और फ्रैक्शंस प्रेजेंट करता है। होल नंबर भी और फ्रैक्शंस जो होते हैं उसे भी। फिर और दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होता है, रिसर्चर के द्वारा ही प्रेजेंट होता है, सोर्स एकदम श्योर होता है इसमें और कोई बायस इसमें नहीं होता है, अवॉइड होते हैं इसमें। लेकिन सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बिफोर बाय अदर इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय रिसर्चर। इसमें सोर्स का पता नहीं होता, यह एकदम ऑथेंटिक भी नहीं है, कम फ्लेक्सिबल है और बायस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। और फिर एक क्लासिफिकेशन है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। फिर सोर्स ऑफ कलेक्शन दिए हुए हैं कि कहाँ से जो डाटा कलेक्ट किया हमने कौन कौन से सोर्स से कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट, सैंपल रेफरेंस सिस्टम, नोटिफिकेशन, डिजीज, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस, सर्वेज, रिसर्च फाइंडिंग एटसेट्रा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबुलेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं हम डाटा को, चार्ट्स या डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। टेबुलेशन में मास्टर टेबल होता है, सिंपल टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। चार्ट्स और डायग्राम में अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव, नॉन कंटिन्यूस, डिस्क्रीट डाटा के लिए बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, मैप डायग्राम ऐसे यूज करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूस या मेजर डाटा के लिए हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ओग्यू ऐसे यूज़ करते हैं। इनमें आपको क्वेश्चन ये सब क्वेश्चंस है, या तो इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पाइप डायग्राम पे आया हुआ था, उसकी क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा डायग्राम, कौन सा क्वेश्चन था। या तो ऐसा उसकी डेफिनेशन पूछेंगे या तो इमेज दे के आपको बोलेंगे कि इसको पहचानो, और या तो किस डाटा के लिए किस डायग्राम का यूज़ किया जाता है। फिर एंगल इन डिग्रीज, डिग्री में एंगल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 360 डिग्री। ये सब दिए हुए हैं डायग्राम, इसको पहचानना है कि ये बार डायग्राम है, पाई डायग्राम दिया हुआ है, पिक्टोग्राम, मैप डायग्राम, ऑग्यू कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम। उसके बाद वेरिएबल, नेक्स्ट स्लाइड में ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर या क्वांटिटी है जो मापी या गिनी जा सकती है। यह डाटा यूनिट्स में वेरी करते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। इसके अनेक प्रकार हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू हो, जैसे नंबर ऑफ सीट्स इन कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एटसेट्रा। कंटिन्यूस वेरिएबल, इसमें सभी पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं जो उस रेंज में हो, जैसे हाइट, वेट में। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे रिस्पॉन्स वेरिएबल या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं।
ये किसी अन्य वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहता है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है। फिर आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे प्रेडिक्टर या कंट्रोल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसे। अगर हम एज और एच बी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो यहाँ एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन एच बी ये अलग अलग एज पर डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और भी क्लासिफिकेशन है: नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल। मेजरमेंट्स, इसे स्केल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं। नॉमिनल स्केल यह क्वालिटेटिव डाटा के लिए है जिसमें मेजर नहीं कर सकते, और यह नॉन पैरामेट्रिक है। ये सब क्वेश्चन है जो मैं वर्ड के यूज़ करता हूँ। नॉन पैरामेट्रिक, क्वालिटेटिव, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे। ऑर्डिनल स्केल यह ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और यह भी नॉन पैरामेट्रिक है। इंटरवल स्केल यह क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। रेशियो स्केल यह पैरामेट्रिक है, इसमें फिक्स्ड जीरो वैल्यू होती है। वेरिएबिलिटी, आयुर्वेद में बहुत वेरिएबिलिटी मिलती है। वेरिएशन इन प्रकृति, बल, आयु, अग्नि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरिएबिलिटी के टाइप्स क्या हैं? बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, रियल वेरिएबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी के 4 क्लासेस होते हैं: पीरियोडिकल, इंडिविजुअल, क्लास और सैम्पलिंग। फिर एक्सपेरिमेंटल एरर। स्टैटिस्टिक्स में एरर मतलब मिस्टेक नहीं। एक्सपेरिमेंटल एरर मतलब मेजरमेंट में और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, जो अलग अलग वैल्यूज आती है, वो एरर होता है। इसमें कई एरर हो सकते हैं: ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वर एरर, सब्जेक्टिव एरर और ऑब्जेक्टिव एरर में डिवाइड होता है। सब्जेक्टिव एरर मतलब इंटरव्यूअर कुछ इंफॉर्मेशन बदल दे, उसको सब्जेक्टिव एरर कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव एरर मतलब कोई अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर एरर करे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जेक्टिव एरर कहेंगे उसको। और इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आए इसमें, तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। ऑब्जेक्टिव एरर मतलब कोई अनट्रेन्ड कोई ऑब्जर्वर है जिसको बीपी लेना नहीं आ रहा हो, वो बीपी लेके कुछ गलत वैल्यू बताए। फिर सैम्पलिंग एरर में रिसर्च के लिए जितने कम सैंपल लिए जाएंगे सैंपल एरर उतना ज़्यादा होने का खतरा है, तो उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको डिस्पर्सन भी कहते हैं, यह कोई एक ऑब्जर्वेशन बाकी ऑब्जर्वेशन से किस तरह अलग है यह बताता है। इसमें क्या आता है? रेंज, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपन लार्ज वैल्यू पर, ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप बुक से देखेंगे इसे। रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सब क्या है? क्वेश्चन पूछा कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन सी है, डिस्पर्सन क्या है, वर्ड चेंज कर सकते हैं, तो हमें पता होने को ना ये सब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड है कोरिलेशन। इसके जरिए वेरिएबल्स के बीच डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मेजर करते हैं। इनके टाइप्स हैं: परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका एग्जांपल व्यायाम और वात। जैसे व्यायाम ज़्यादा किए तो वात बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे व्यायाम और कफदोष, व्यायाम करने से कफदोष नाश होता है। और मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसे वाइफ और हस्बैंड की एज, उनका रिलेशनशिप एक साथ बढ़ेगा। रिग्रेशन, ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y से डिनोट करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x से डिनोट किया जाता है। इन वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को एग्जामाइन या एनालिसिस रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में कोरिलेशन और रिग्रेशन में कंफ्यूजन होता है, जो इन दोनों टर्म्स को थोड़ा अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना या उसका डिफरेंस नेट पर सर्च मार के अच्छे से क्लियर करना। जब दो वेरिएबल्स के रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है तो उसको सिंपल रिग्रेशन कहलाते हैं, और जब दो से ज़्यादा वेरिएबल का एनालिसिस होता है तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, आप कितना खाओगे तो कितना वेट बढ़ेगा, इसे एनालिसिस करना है। पिछले कुछ वर्षों में आपका वजन बढ़ा है, तो यदि उसी दर से आप खाते रहे तो अगले कुछ सालों में कितना वजन बढ़ेगा,
तो ये है रिग्रेशन एनालिसिस। यहाँ पे अगर आपको ठीक से नहीं समझा है तो आप और सर्च मार के इसे क्लियर करें। इम्पोर्टेंट वो है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये नॉन पैरामेट्रिक रैंक स्टैटिस्टिक्स है। इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन। यह दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को सिंगल फिगर में समराइज करता है। टाइम कम होने की वजह से इनके एग्जाम्पल हम थोड़े नहीं देख रहे हैं, अवॉइड करते हैं। सो आप लोग नेट पर इसके एग्जाम्पल सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। मैं बस ये वीडियोस में इंट्रो दे रहा हूँ, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर इंट्रो पे ही पूछे जाते हैं। आपको जब आखिरी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंट्रो पे ही पूछते हैं। और डिटेल में पूछे तो बाकी लोगों को नहीं आता है, तो अवॉइड करना है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। पैरामेट्रिक टेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कंप्लीटली नोन। नॉन पैरामेट्रिक में इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट, स्पेसिफिक अजम्पशन आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। एक अजम्पशन किया जाता है जो नॉन पैरामेट्रिक में नहीं किया जाता। नल हाइपोथेसिस इज मेड ऑन पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नल हाइपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामेट्रिक टेस्ट, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामेट्रिक टेस्ट दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरिएबल। एप्लीकेबल सिर्फ वेरिएबल के लिए है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक वेरिएबल के लिए भी है और एट्रीब्यूट के लिए भी है। पैरामेट्रिक, नो पैरामेट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल स्केल डाटा। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ये कोई भी इसके लिए वो नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता है ये, लेकिन नॉमिनल के लिए भी होता है और ऑर्डिनल के लिए भी होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट इट इज़ पावरफुल, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो पावरफुल है। नॉन पैरामेट्रिक ये नॉट सो पावरफुल। इसके एग्जांपल्स पता होने को होना, एग्जांपल्स इजी है समझने में। एक ट्रिक बताता हूँ आपको एक एग्जांपल की, जो मुझे कैसे, मैं पिछली बार जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो लास्ट 1 घंटे में मैंने रिसर्च को छुआ। मेरे पास एक पीडीएफ थी, उसमें से देखना शुरू किया मैंने बस इंट्रो। और जब लास्ट आपके पास कम टाइम होता है तो आपका ज़्यादा दिमाग चलता है, तो इसी तरह मैंने जब देखा तो एग्जाम्पल याद करना था इसका, तो मैं सोचा क्या इसमें डिफरेंस क्या है, एक एक कोई चीज़ ऐसा की पॉइंट है। तो पता चला कि इसमें लेटर दिए हुए हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट जितने भी उसमें लेटर का यूज़ किया गया है। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी टेस्ट है, तो आपको लेटर पता देखना है। अगर लेटर है तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ऐसा करके। और कोई अदर नाम है तो वो है नॉन पैरामेट्रिक। एक एनोवा करके है, उसको एफ टेस्ट भी कहते हैं, ये याद रखना है अपने को। फिर है स्टूडेंट टी टेस्ट, कुछ मेन टी के टेस्ट है उनके बारे में दिया हुआ है, उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैंपल शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड, टी टेस्ट करना है। तो ये सब टेस्ट हम जब रिसर्च करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसमें कितने सैंपल में कौन सी टेस्ट लगाना है, वो ये सब इसके ज़रिए पता चलता है। तो अगर हमारा सैंपल का साइज़ 30 से कम है, हम अगर रिसर्च के लिए 30 सैंपल जो है 30 सैंपल है उनसे कम सैंपल लिए, 28 सैंपल लिए, 25 दिए, तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि साइज ऑफ सैंपल अगर 30 से कम है तो कौन सी टेस्ट लगाना, ज़्यादा है तो कौन सी टेस्ट लगाना। डाटा मस्ट बी क्वांटिटेटिव, डाटा क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। और इसके दो टाइप से, पेयर टी टेस्ट और अनपेयर टी टेस्ट। जेड टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट जिसे कहेंगे, इसमें रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए, साइज ऑफ सैंपल इज मोर देन 30, डाटा मस्ट बी क्वांटिटेटिव। और वन टेल और टू टेल करके इसके दो टाइप्स हैं। फिर एनोवा एफ टेस्ट, इंट्रोडक्शन बाय आर ए फिशर, यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स। काय स्क्वायर टेस्ट, कार्ल पर्सन ने बनाया इसको, यूज्ड इन हैंडलिंग बायोमेडिकल मल्टीनोमिनल डाटा। देन सैम्पलिंग टेक्निक, हम सैंपल किस तरीके से चुनते हैं अपने, कि हमारे रिसर्च के लिए इतने सैंपल होने चाहिए, इतने नंबर में, और कौन कौन होना चाहिए, तो वो दिए हुए तरीके। सैंपल को सिलेक्ट करने की टेक्निक जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल सोच समझ कर चुनते हैं। और जब चीज़ें सोच समझ कर ही चुनना है तो उसको रिसर्च कुछ हमें कुछ मिलेगा ही नहीं ना, कि हम सोच समझ के कि ये डायबिटिक का पेशेंट है इसी को उठाओ, तो इसमें नया कुछ मिलता ही नहीं, तो कोई काम की टेस्ट नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
इसमें पॉपुलेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। इसमें कई टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होते हैं। पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए इसमें। और इसमें लॉटरी मेथड या टेबल ऑफ रैंडम नंबर मेथड अप्लाई होता है कि इसमें चिट्ठियाँ फेंकते हैं, चिट्ठियों में से उठाते हैं, वो सैंपल आपको सिलेक्ट करने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिसे स्ट्रेटा कहते हैं, फिर उस स्ट्रेटम से सैंपल निकालते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में यूज करते हैं। मल्टीफेज सैम्पलिंग में होल सैंपल से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में स्टडी में जो पॉपुलेशन है उसको क्लिनिकल स्टडी के हर स्टेज पर सैम्पलिंग से गुजरना होता है, हर स्टेज पर सैम्पलिंग मेथड यूज की जाती है। रैंडम डिजिट डायलिंग ये टेलीफोन इंटरव्यू के सैंपल लेने के लिए यूज होता है। सिंपल सैम्पलिंग सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो सैम्पलिंग सिंपल सैम्पलिंग है, इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होते। सैम्पलिंग बाय कंप्यूटर कंप्यूटर की मदद से रैंडम सैंपल इसमें लिया जाता है। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था पिछले साल। क्वेश्चन एक ऐसा आएगा कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी, तो समझे सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी बोले समझना चाहिए कि ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। फिर क्या है स्टेटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल वैल्यू होता है, इसे सेंटर या लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आम भाषा में इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज एरिथमेटिक मीन इसको डेनोट करते हैं एक्स बार से। मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा दोनों के लिए यूज होता है। मोड मोड वो होता है जो ऑब्जर्वेशन डाटा में बार बार आया हुआ है। इज द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। मीडियन इसमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, इस पर क्वेश्चन आया था। फिर जो मिडल वैल्यू होती है वही है हमारी मीडियन, हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे इसी के ऊपर है वो। ये इसका डेफिनेशन इंट्रो पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। इट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विद विच एन इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर ऑन एन एवरेज। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज लिमिट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सिंबलिकली डिनोटेड बाय p इन ब्रैकेट a। इवेंट मतलब द वेरियस आउटकम जो होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइक्स इवेंट, सिंपल एंड कॉम्पाउंड इवेंट्स। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो किसी के पर्सनल नॉलेज या इंफॉर्मेशन पर बेस है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल इंफॉर्मेशन। और तीसरा है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं एडिशनल लॉ, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ, यदि दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ होते हैं तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज़ करते हैं। बायनोमियल लॉ, किसी भी ट्रायल में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेल्यूर, तो उसमें बायनोमियल लॉ उसका यूज़ करते हैं। कुछ और दो टर्म्स ऑड्स रेशो या रिलेटिव रिस्क मैंने इसलिए डाला है कि आप इससे अवेयर रहें कि क्या है ये, कहाँ पे मिला हमको, और थोड़ा बहुत आप सर्च करके इसके बारे में पढ़ें। इंट्रो, जस्ट इंट्रो पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट हाँ, तो डिटेल नहीं घुसना है, जस्ट इंट्रो करना है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, क्वेश्चन आया तो भी काफ़ी लोगों के इसमें नहीं आएगा आंसर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो ये डिस्क्राइब करता है कि वेरिएबल के वैल्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसमें नॉर्मल कर्व्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोर्स या क्रिटिकल रेशियो या मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ऐसे टर्म्स होते हैं। तीन टाइप होते हैं स्टैंडर्ड स्कोर के। सिग्मा स्कोर जिसको Z से डिनोट करते हैं, टी स्कोर इसको T से डिनोट करते हैं, कॉलेज बोर्ड स्कोर इसको Z CB से, CB यानी छोटा रहता है CB। इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जो, वो देखते हैं चलिए। रिसर्च स्टडी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। एक क्वेश्चन था द प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन बाउंड टू बी अफेक्टेड बाय डिजीज इज इक्वल्स टू प्रीवेलेंस। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं आए तो छोड़ देना है, या गलत भी गए तो सबके गलत जाते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है फेजेस इन क्लिनिकल ट्रायल पढ़े हमने, 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शो प्रोपोर्शन बिटवीन कैटेगरीज बाय डिवाइडिंग सर्कल इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। इसको सेगमेंट में प्रोपोर्शन करते हैं। पाई चार्ट जो होता है, यहाँ पे मैंने सर्कल वर्ड आ गया था तो आंसर निकल जाता है पाई चार्ट। ऐसे ही अब अलग अलग चार्ट या डायग्राम के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन सी पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो हमने बताया जैसे कि इसमें निकालना है लॉजिक
इसमें लेटर है तो वह है स्टूडेंट टी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्स डाटा रेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर कैलकुलेशन, तो वह मीडियन है, जिसमें हमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है, वो मीडियन है। इन टू ग्रुप ट्रायल neither the researcher nor the study population knows who is receiving trial drug and who is receiving control drug, दोनों को नहीं पता है, तो डबल ब्लाइंड स्टडी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, इजी पूछे आपने देखे हैं, काफी बेसिक क्वेश्चन या एकदम डेफिनेशन लेवल पे ही है। इस वीडियो में हमने लगभग सभी कवर करने की कोशिश की है। तो ये था स्टैटिस्टिक्स का क्विक रिव्यू। आपको अगर इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आया तो आप उसको अलग से अच्छे से उसको पढ़ें। इनमें से ही लगभग क्वेश्चन आपको पूछेंगे, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये था हमारा रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वीडियो, कुछ ही दिनों में पेपर है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी से शेयर कीजिए। थैंक यू।